नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था बिल्कुल वही हुआ। जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार में जैसे ही जारी हुए, तमाम राजनीतिक दल उछल उछल कर बाहर आने लग गए कि ठीक है, हमारी भाई जाति के इतने प्रतिशत लोग बिहार में हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जैसे नेता ऐसी ही मांग कर रहे हैं कि देश में पता लग जाए कितने यादव हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत हैं, और फिर इन जातियों के नाम पर जो राजनीति होगी, मान लीजिए बहुत भयंकर होगी। देखिए, मेरे हाथ में ये जो पेपर है, देखिए इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि बिहार में कौन सी कितनी जातियां हैं। हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, इनसे समझेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात पर, कहा गया कि विकास करेंगे कि कितनी बिहार में जातियां हैं जब ये आंकड़े सामने आ जाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है? सब यही बता रहे हैं कि भाई बीजेपी हार जाएगी क्योंकि बिहार में जो है अति पिछड़ा ज्यादा है, ओबीसी ज्यादा है, फलाना ज्यादा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि विकास कैसे करेंगे। देखिए, इस तरह से जातीय जनगणना हुआ है ना, इस पर तुम सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हो गया है, पूरा भ्रष्टाचार हो गया। आपका जातीय जनगणना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे घर कोई नहीं हमसे पूछने आया कि आप किस जाति की हैं। इनके घर भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है पूछने। हाउस के सिर्फ ये पहला जो प्रथम चरण का जो जनगणना हुआ, हाउस का जो नाम ये नंबर अंकित होता है, वो नंबर अंकित हुआ। उसके बाद जातीय कोई पूछने भी नहीं आया। मैं उस व्यक्ति से पूछा कि ये जातीय कब आप पूछेंगे? भाई हो रहा है तो हम भी तो उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे राज्य की बात है। तो नहीं, हाँ, हम सेकंड फेज में ही होगा। सेकंड फेज में हम लोग रात ताकते रह गए, कोई नहीं आया। और सिर्फ मैं नहीं, कम से कम कितने लोग सोशल मीडिया पर हम देखे हैं, लोगों ने बताया कि ये हमारे घर तो कोई जाति पूछने आया ही नहीं, जनगणना करने आया नहीं। और दूसरी बड़े उदाहरण, बोध भंते, गया के सबसे बड़े एक बोध भंते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। सुबह सुबह हमको फोन किए और बोले कि मेरा जातीय जनगणना नहीं हुआ, सुजीत जी हम इस पर क्या करें? हमने उनको बोला कि आप फिर BDO CO के पास ही जाइए, इसका ऑप्शन अब क्या है, या फिर कोर्ट में जाइए। कुल मिलाकर ये जो आंकड़े है, ये फ्रॉड आंकड़े हैं, ये भ्रष्टाचार वाले आंकड़े हैं, बिल्कुल फ्रॉड आंकड़े हैं। वो भी ये बात बोल रहे थे। देखिए, उनको इस चीज की चिंता है ना कि वो धर्म में बहुत छोटे हैं आंकड़े के अनुसार, और उनको लग रहा है कि जब मेरा ही गिनती नहीं हुआ तो हम और निचले पैदान पर चलेंगे, क्या हिस्सेदारी मिलेगी। चिंतित हैं, जो कम होता है वो ज्यादा चिंतित होता है, तो बहुत चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि हमारे साथ 300 उनके लोग हैं, 300 लोगों का जातीय जनगणना नहीं हुआ। हम आसपास के लोगों से पूछे, भाई जातीय जनगणना हुआ? तो नहीं हुआ। तो ये देखिए, जातीय जनगणना नहीं हुआ, ये राजनीतिक जनगणना है, स्वार्थीय जनगणना है। 2024 के चुनाव को लेकर ये जनगणना, देखिए अब इस जनगणना से कोई विकास नहीं होना। ऐसे कैसे बात बोलते हैं ये लोग, कैसे राजनीति करते हैं ये लोग। भाजपा का वोट देने कोई दूसरा देश से कोई लोग आता है क्या? बिहार में मौजूदा जो जातियां हैं, जाति के लोग हैं, वही तो वोट देते हैं ना। इंसानी बिहार के इंसानी बिहारी तो ही वोट दे रहे हैं ना। जातीय जनगणना हो गया तो भाजपा को कोई वोट नहीं देगा क्या? भाजपा इसकी विरोध कर रही थी क्या? नहीं, इनको लग रहा है विधानसभा में प्रस्ताव लाई नीतीश कुमार, नहीं, तो क्या भाजपा क्या नहीं, ये लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार में जो गणना हुई है उसमें जो है ब्राह्मण कम है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। हाँ, तो इससे मतलब इनका कहने का मतलब है बीजेपी उच्च जातियों वाली है और अदर पार्टियां निम्न जातियों वाली है, इसलिए बीजेपी हारेगी। 2019 का इनको वोट प्रतिशत इनको पता नहीं है। जो पॉलिटिकल पंडित, जो पत्रकार, जो सरकार से ग्रसित हैं, सरकार से जो पक्ष में हैं, वो पत्रकार को, उस नेता को नहीं मालूम है कि 2009 में भाजपा, माफ कीजिए 2019 में भाजपा को किसने वोट दिया था। किसने भाजपा को वोट दिया था? सभी जातियों ने दिया, अधिकांश जातियों ने, सभी ने नहीं, अधिकांश जातियों ने वोट दिया। समय फिर वही है कि पहले नीतीश कुमार जो बहुत आगे आकर कह रहे थे कि हम ये गणना इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमको भाई बिहार के लोगों का विकास करना है, बिहार में जितनी संख्या में जो जातियां होंगी उनके आधार पर हम नीतियां बनाएंगे और उनको जो है हम बहुत सारा लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि लोगों के घर लोग पहुंचे ही नहीं पूछने कि आप भाई हो किस जाति के, और उनको लाभ नीतीश कुमार अब कैसे देंगे? अब तेजस्वी यादव, लालू यादव उनको हिस्सेदारी कैसे देंगे? और सवाल ये भी उठता है कि ये सब जो कुछ किया गया है जनगणना के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया गया है। यानी ये दिखाने के लिए किया गया है कि देखिए बिहार में पिछड़े इतने ज्यादा हैं, बीजेपी के लिए आप
चुनौती हो जाएगी बिहार में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। नहीं, ये इनका माइंडसेट है, ये उन पार्टियों का माइंडसेट है जो MY समीकरण पर चलते हैं, जो कुर्मी कुशवाहा पर चलते हैं, जो अति पिछड़ों पर चलते हैं, ये उनका माइंडसेट है। भाजपा को अति पिछड़ा भी वोट देते हैं, कुर्मी कुशवाहा भी वोट देते हैं, और माई में वाई भी वोट देते हैं, एम को छोड़ के। तो उनको सब वोट मिलता है। 2024 लोकसभा के चुनाव में सभी वोट मिलेगा। और देखिए, जो विकास की बातें नीतीश कुमार बोल रहे थे कि जातीय जनगणना करेंगे तभी विकास होगा, तो जहाँ विकास हुआ वहाँ जातीय जनगणना हुआ है, जहाँ विकास हुआ वहाँ जातीय जनगणना हुआ है। और आपका ही जातीय जनगणना तो फ्रॉड है, आप जमीन पर तो हुआ नहीं। तो अगर मेरा जातीय जनगणना नहीं हुआ, मैं जिस जाति से हूँ उस जाति का कोई लाभ मिलेगा, कोई आरक्षण मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा, कोई योजना आएगा, तो मैं तो उससे वंचित हो जाऊंगा। मेरे घर के लोग तो वंचित हो जाएंगे। हो सके मैं कल यहाँ के नागरिक नहीं रहूंगा। तो आप तो जिस तरह से राजनीति और स्वार्थ में जनगणना का रिपोर्ट लाए हैं, आपने सिर्फ छवि को सुधारने के लिए, राष्ट्रीय छवि को ऊपर करने के, मैं राष्ट्रीय नेता हूँ उसके लिए लाए हैं। हम लोग को बिहारीपन, हमारा जो बिहारी वजूद है उसको आप खत्म करने जा रहे हैं। मेरा घर का पता आप नोट कर लिए, पर मैं कौन हूँ, मेरी किस जाति का है मैं हूँ, ये लिखा ही नहीं। मेरे जब बच्चे जाएंगे जाति प्रमाण पत्र, अब तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब तो ऐसे पहले फॉरवर्ड समाज के लोग को नहीं बनाते थे, अब तो बनाना, क्योंकि अब जातीय जनगणना हो गया तो सबको बनाना ही पड़ेगा, या सरकार सबको देगी प्रमाण के भाई आप इस जाति के लोग हैं। तो जब हमारे लोग जाएंगे तो बोलेंगे कि आपके पिताजी का तो नाम ही नहीं है इस जाति में, तो फिर मेरे बच्चे या मेरे वंशज कहाँ जाएंगे? मतलब जिस मानसिकता के साथ ये पूरी गणना की गई है, यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए गणना कराई गई है। इनको कोई मतलब नहीं है कि इस बिहार में कितने जाति के कितने लोग रहते हैं। अगर इनको मतलब होता तो पहली बात ये सही तरीके से पूरे बिहार में गणना करवाते, और दूसरी बात ये जो विकास के लिए गणना की बात करते हैं, ये तो एक सिर्फ शगुफा है। अगर वाकई में विकास करना है, देश भर में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कोई गणना नहीं हुई है, लेकिन बिहार से कई कदम आगे है वो प्रदेश। ठीक है, आप गुजरात की बात कर लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण सामने गुजरात की हम बात कर ले तो गुजरात में तो कोई जाति गणना नहीं हुई, पर गुजरात आगे कैसे निकल गया? वही बात मैं बोल रहा था कि गुजरात है या कई ऐसे अन्य राज्य हैं, कई ऐसे देश हैं उदाहरण के तौर पर जहां जातीय जनगणना नहीं हुआ है, और तब भी वो आगे हैं। तो विकास के पैमाना जातीय जनगणना से जोड़ देंगे आप, तो ये बेवकूफ़ी है। कैसे आपके लोग मतलब अगल बगल बैठे रहते हैं जो इस तरह के आपको बात समझाते हैं कि नहीं, हम आपको बताते हैं, इनके जो लोग हैं ना, इनको बात सिर्फ यही समझाते हैं कि साहब आप जीतिएगा कैसे चुनाव, आप जब जातीय राजनीति करिएगा ना तभी चुनाव जीतिएगा। मैं बता रहा हूँ कि जिसका ज्यादा हिस्सेदारी आया है, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है, क्या उसमें गरीबी खत्म हो जाएगी? जीरो हो जाएगी गरीबी, मतलब आज से 5 साल या 10 साल के बाद गरीबी। और जिसकी संख्या कम है, क्या वो अल्पसंख्यक के दर्जे में आएंगे? उनको अच्छा से आरक्षण मिलेगा। सरकार ये तय करेगी, जो पहले से जो पैमाना है तय करने का, जो संविधान का पैमाना है, सरकार उस पैमाने पर खरा उतरेगी। जो वर्ग की संख्या ज्यादा आई है, जिसकी हिस्सेदारी अब वो ज्यादा मांग रहे हैं, क्या उसमें गरीबी खत्म हो जाएगी? जीरो हो जाएगी गरीबी, उसमें कोई गरीब नहीं रहेंगे, क्या कि उनको हिस्सेदारी ज़्यादा मिल जाएगी। और जिसकी संख्या कम आई है, कायस्थ की संख्या कम आई है, या और अन्य जातियों कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, उनकी संख्या कम आई है, क्या उनको अल्पसंख्यक के दर्जा देंगे आप? और अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे, और अल्पसंख्यक को जिस तरह से पहले ट्रीट किया जा रहा था, जिस तरह की उनको सुविधाएं दी जा रही थी, क्या उनको सुविधाएं मिलेगी? ये तय करे सरकार। ये सरकार आके सामने बयान दे कि भाई अब मेरी जाति जनगणना हुई है, ये जाति आगे बढ़ गई है, इसका आरक्षण हम ले रहे हैं। जो शुरू में यही हुआ ना, शुरू में फॉरवर्ड जातियों के साथ, स्वर्ण जातियों के साथ क्या हुआ? गरीब रहे या अमीर रहे, भाई अब स्वर्ण जाति के लोग हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो नीचे जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। अब जब जातीय जनगणना आ गया तो भाई जो सबसे ऊपर में है, आप उनको उनसे आरक्षण छीनिए। हिस्सेदारी की बात किया, जो पहले से नियम आ रहा है उसको लागू कीजिए ना भाई। आप इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मेरी जितनी हिस्सेदारी, मेरी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी है, उतनी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, एक मिनट, हाँ, इस पर आगे जाने दीजिए, हमको इस पर बात करने दीजिए कि जब आप पुराना जो ढांचा चलते आ रहा है आरक्षण का, क्या वो ढांचा अभी लागू करेंगे नीतीश कुमार? है दम उनमें? है उनके लोगों में दम ये चीज की कि पुराने ढांचा को लागू करेंगे? कायस्थ जो सबसे नीचे पर आया है उसको क्या अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे? वो जो सबसे ऊपर पर आया है जाति उसको, यादव को देंगे सबसे अति पर? ये देखिए, बिहार में सर्वाधिक 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो क्या इस वर्ग को नीतीश कुमार इससे आरक्षण छीनेंगे? आरक्षण छीन के कायस्थ जो सबसे नीचे पर है उसको देंगे आरक्षण? उसको बढ़ाने का मौका देंगे? जब जाति के आधार पर आपको विकास करना है तो आप इस तरह से विकास कीजिए जो शुरू से आते आया है विकास, आरक्षण का फॉर्मूला।
तो सरकार इस नहीं करेगी। आप बताते हैं EWS को जो मिलता है 10%, वो 10% में जब ब्राह्मण का 3% है, अन्य जातियों के कई परसेंट हैं, उसमें भूमिहार राजपूत आते हैं, और कायस्थ सबसे नीचे है, तो कायस्थ को क्या उतनी 0.66 मिलेगा उनको? मतलब क्या उनको ढांचा रहेगा विकास का? आप तो जातीय जनगणना कर लिए, पर आपके पास ढांचा क्या रहेगा? आरक्षण आप किसी को भागीदारी कैसे देंगे, उनकी हिस्सेदारी कैसे देंगे? आप बताइए। अगर हिस्सेदारी आप सबसे संख्या में सबसे ऊपर जो हैं, जिनका 22% है, 18% है, 14% है, 16% है, आप उनको ज़्यादा देंगे तो नीचे वाला तो फिर नीचे रह जाएंगे। अब बताइए कि आपकी ये पूरा फॉर्मूला आपने तय किया है? कुछ नहीं तय किया। हम बताते हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग एक समय थे DNA के लिए सबका बाल और नाखून कटवाए थे। अच्छा। हाँ, कि DNA टेस्ट कराओ, बिहारी का DNA टेस्ट कराओ, और पूरा गांधी मैदान में बाल और नाखून ही जमा करवाए थे। किसी का DNA कोई टेस्ट नहीं हुआ है। और अभी जातीय जनगणना कर रही 2024 और 2025 के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ जातीय जनगणना का आधार नहीं आने वाला। मैं साफ तौर पर आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार ये राजनीतिक तौर पर लाए, अगर ये सही से जनगणना होता तो हम लोग का जनगणना होता, अरे कई लोगों का होता, जमीन पर जनगणना होता। ये राजनीतिक जनगणना है और हर बारी में चुनाव के पहले लाया हुआ जनगणना है, बस अपने स्वार्थ के लिए। और फार्मूला इनको तय करना चाहिए था, भाई जितनी आपकी जाति है उसके अनुसार हम आरक्षण देंगे, तो एक बात होता। अभी तक कोई इसका कोई ढांचा ही तैयार नहीं है। आरक्षण का सीधे तौर पर देखिए, सीधे एक हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, हिस्सेदारी का मैं भी बात करता हूँ। बड़ा मन में मेरा आया, ये अखबार का पन्ने में देख रहा था तो, कि 80% हिंदू हैं, बाकी 20% अन्य जाति हैं, उसमें मुस्लिम ज्यादा आते हैं। तो क्या पूरे बिहार में 80% हक मिलेगा हिंदुओं को किसी भी ये योजना में? जब आप बात जाति पर कर रहे हैं, धर्म पर कर रहे हैं, तो 80% तो मेरा सबसे ज्यादा होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार क्या इस पर राजी होंगे? या हमारी संविधान व्यवस्था इस पर राजी होगी? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इस पर राजी होगी कि 80% हिंदुओं को मिलेगा? है तो फिर जाति जनगणना क्यों है? ये ढकोसला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये चुनावी स्टंट नहीं है तो क्या है? आप 80% देंगे हिंदुओं को हक है, बताइए। और 80% हिंदुओं को हक देने का दम है अब में? संविधान ही पलट जाएगा। 20% वालों को 20% हक मिलेगा। क्या भाई तुम 20% हो? मतलब मेरे समझ से, ये लोगों के समझ में ही है। और लोग जैसे लिख रहे हैं कि मेरी हिस्सेदारी इतनी, मेरी हिस्सेदारी, मेरी जाति इतनी, मेरी जाति इतनी, तो भाई तुम्हारी जाति इतनी, तो तुम्हारे पीछे वाले की जाति को क्या लाभ मिलेगा? ये तो तुम तय किए हो, तुम्हारी मानसिकता ये तय की है कि तुम्हारे पीछे वाले जाति को क्या मिलने वाला है, या तुम्हारे आगे वाले जाति को। अब तुम अभी जो आरक्षण व्यवस्था है वो हमारे अच्छा लगता है। अभी आप जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि इसको इतना मिलेगा, तो अरे भाई तुम्हारे आगे जो कोई बैठा हुआ है या तुम्हारे साथ जो चल रहा है, उसको जाति के नाम पर, सिर्फ जाति के नाम पर ज़्यादा आरक्षण मिल जाए, जाति के नाम पर अगर ये दाल चावल जो मिलता है, योजना अन्न योजना आता है, उसमें ज़्यादा उसको अनाज मिल जाए, तो आपको कितना खराब लगेगा? बिल्कुल लगेगा कि भाई उस जाति में जन्म लिया इसलिए मिल रहा है। तो फिर तो वही व्यवस्था, जिस व्यवस्था को तुम विरोध कर रहे हो कि सवर्णों को ऐसे, दलितों को ऐसे, तो फिर तो वही व्यवस्था लागू हो गया। और वो व्यवस्था तो, और ये व्यवस्था तो और घोलमोल हो जाएगी। मतलब हर जगह विवाद, हर जगह मतलब लड़ाई झगड़ा इसमें उत्पन्न होगा। ये व्यवस्था किसी तौर पर सही नहीं है, ना धार्मिक तौर पर ना जातीय। और संविधान और कानून को आप जातीय धर्म पर लेके जिस दिन आएंगे, आरक्षण को जिस दिन जाति के धर्म पर लेके आएंगे, उस दिन काफी दिक्कतें होंगी। जिस तरह से देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला कि आप आरक्षण को जो है धर्म और जाति के आधार पर नहीं ला सकते, और लाना भी नहीं चाहिए। पर अभी लाया हुआ है तो एक कैटेगरी बनाया है, ओबीसी, इसका उसका, जो ये कैटेगरी ठीक है। नहीं, उस ओबीसी और उस अति पिछड़ा को भी इसीलिए कैटेगरी बनाया गया है क्योंकि उसमें ज्यादातर गरीब लोग आते हैं, ज्यादातर अशिक्षित लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इसलिए लाया गया। ना कि इसलिए लाया गया कि वो इस जाति से आते हैं, ना कि इसलिए लाया गया कि वो जो है पर्टिकुलर यहाँ से जन्म लेकर आते हैं। तो आधार वही रखा गया, संविधान बनाने वालों ने आधार वही रखा कि भाई इनको उठाना है समाज में, यानी कि इनके पास अभी खाने के लिए खाना नहीं है, छत नहीं है, इसलिए ये कैटेगरी SC ST जैसी डिसाइड की गई। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं, जो जितनी जाति उसको उतना भागीदारी मिले,
ये तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। 2025 के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब ये देखिए हमारे देश में इतने हजारों हजार जातियां हैं और यही फॉर्मूला अगर ये लोग मांग करते रहे, राहुल गांधी जैसे नेता मांग करते रहे, अगर मान लीजिए हो भी जाती है ये गणना, तो आप सोचिए कि देश में और 10-20 हजार नए राजनीतिक दल बन जाएंगे। देश में राजनीतिक दल देश में अगर होगा ना तो बहुत बड़ा, दिन भर धरना प्रदर्शन, ट्रेन बंद रहेंगी, हवाई सेवाएं बाधित हो हर जाएंगी। जाति अपना अपना लठ लेके खड़ी रहेगी कि भाई हम तो इतने प्रतिशत है, तुम क्या हमको डराओगे। वही, जिसको आरक्षण से भी मतलब नहीं है। जैसे अभी हमको नहीं मालूम था कि हम इतने प्रतिशत हैं, हमारी जाति इतने प्रतिशत है। अगर हम इतने प्रतिशत आ गए, हमको लगा कि भाई हमको आज मिल रहा है 2% आरक्षण और हमारी प्रतिशत में आगे हम 12-10, तुम सरकार को बोलेंगे अरे तुम हमको 2% क्यों दे रहे हो भाई, हमारी जाति तो 12% है, तो हमको उतनी भागीदारी दो। तो ये देश में जिसको नहीं मालूम है, जिस जाति को नहीं मालूम है कि हमको ये इतना चाहिए था, तो आगे बढ़ेगी। जैसे अब यहाँ सवर्ण जाति की संख्या कम है, कहीं तो और ज्यादा है, फिर तो वहाँ फिर दलित महादलित समाज का क्या हाल होगा, उसका और बुरा हाल हो जाएगा। जो दबे कुचले हैं, जो अभी गरीब हैं, उनकी अभी हाल क्या होगे। अरे आरक्षण करना है ना साहब, ये आरक्षण देना है, किसी को विकास करना है ना तो सही से कीजिए। जो दबे कुचले हैं, जो आज भी आर्थिक आधार, हमारे हिसाब से देखिए आर्थिक आधार से बेहतर कोई आधार नहीं अभी के दौर में हो सकता है। पहले SC/ST कैटेगरी बनी थी क्योंकि पहले आर्थिक आधार का जो आंकड़ा था वो ना तो देश की सरकारों के पास था और ना ही उस वक्त ये सारी बातें लोगों को समझ आ रही थी। कुल मिलाकर उस वक्त एक मानसिकता छुआछूत वाली भी थी, तो उन दोनों बातों को खत्म करना था। अब ये छुआछूत वाली मानसिकता लगभग खत्म हो चुकी है, अब बचा है आर्थिक आधार। बस यही एक आधार होना चाहिए देश में किसी भी विकास मॉडल को तैयार करने का। अब जातीय जनगणना करवाने वालों को पता नहीं ये कैसे नहीं सूझा। अगर आर्थिक आधार पर देश की कोई भी विकास योजना बनती है या उनको आरक्षण दिया जाएगा तो जरूर इस देश का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, उन लोगों का विकास होगा जिनको वाकई में ज़रूरत है, चाहे वो ब्राह्मण के घर का कोई संतान क्यों ना हो या कोई कुर्मी कुशवाहा के घर का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उनको ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब है, जो महीने का 1000 रुपया भी बेचारे नहीं कमा पाते, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और इस तरह की राजनीति देश में असल में होनी चाहिए। पर देखिए ज़्यादातर मीडिया हाउस या ज़्यादातर राजनीतिक दल इससे एकदम उलट है, क्योंकि सबको करनी है वोट बैंक की राजनीति, सबको छापने हैं नोट। खैर, हम लोग इस चर्चा में हमने बहुत खुले विचारों से इस बात को रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना विचार ज़रूर रखेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।